हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। आज का जो नया वीडियो है वो आप लोग को पता है, हम लोग की टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है इंडियन ऑयल की। तो नेक्स्ट वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग के पास एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आज अभी अपडेट हुआ है। इंडियन ऑयल ने पहले अपने नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज नहीं की थी कि कितना वैकेंसी हम दे रहे हैं, तो वैकेंसी का डिटेल आ चुका है। स्क्रीन पे भी आप लोग को दिख रहा होगा। केमिकल वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 269 मतलब 269 वैकेंसी है और टोटल जो वैकेंसी आई है केमिकल, मैकेनिकल, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन को मिला के वो 381 वैकेंसी है। तो ऑफिसर्स के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आप लोग के लिए। तो तैयारी इसी जोश के साथ हमें करनी है कि पूरे के पूरे लोग की सिलेक्शन होनी है सभी वैकेंसी पे, कोई भी सीट खाली नहीं जानी चाहिए। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है हीट ट्रांसफर में ही एक नया चैप्टर्स, जिसमें 3 चैप्टर कवर किए जाएंगे। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर मींस कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तीनों को मिला के क्वेश्चन है। इस टॉपिक से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी, जो आप लोग देखते ही कर पाओगे, लेकिन जानना जरूरी है। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे आपको हीट ट्रांसफर से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज आपको दिखा दूं, जो हमारे पिछले वीडियो में विनर कैंडिडेट थे उनका नाम बताना बहुत जरूरी है। कुछ लोग के फोटो मिल पाए हैं, कुछ लोग के किसी कारण से नहीं मिल पाए। हमारी टीम ने बात की बट वो नहीं मिल पाए हैं। तो उनके जो नाम है, जो फर्स्ट रैंक पे आए हुए हैं वो बलराम कुमार, उनका फोटो इधर दिख रहा होगा आपको। सेकंड रैंक पे आने वाले हैं आपके आशीष माकवाने, उनका भी फोटो अगर आपको मिला होगा तो यहाँ दिख रहा होगा। थर्ड पोजीशन पे 2 लोग आए हुए हैं, उनका नाम है अभिजीत और एक लोग का नाम है कुमोद कुमार। तो सभी लोग का फोटो आपके सामने दिख रहा है। इन्होंने क्या किया है, सबसे कम टाइम में एग्जैक्ट क्वेश्चन के आंसर देने का कोशिश किया है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिए, ना कि सिर्फ अपने रूम में बैठ के पीडीएफ से पढ़ लेना, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप एग्जाम फीलिंग जब तक नहीं लेंगे तो एग्जाम में आपको एंजाइटी होगी, टाइम कम पड़ेगा, ये सब चीजें आती रहेंगी। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग क्वेश्चन हैंडल करें, खुद से ही हैंडल करें, वो भी इसमें लाइव में आके। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको जैसा दिख रहा होगा कि ये कौन से टॉपिक पर हमारा बात है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की हम लोग बात कर रहे हैं, किसमें क्या क्या आएगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, 3 टॉपिक्स को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो पहले क्वेश्चन से शुभारंभ करते हैं। सेम वही पैटर्न रहेगा, आपको 7 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको आंसर लाइव कमेंट बॉक्स में आपको डालना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपका, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू, हीट ट्रांसफर होता है कैसे आपके हिसाब से। नंबर ए, जीरोथ लॉ ऑफ हीट थर्मोडायनेमिक्स। नंबर बी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नंबर सी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नंबर 4, थर्ड लॉ ऑफ, मतलब 0 से लेकर थर्ड लॉ तक आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको बताने में से कौन सा सही है। तो चलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए कि कौन सा आंसर सही है और कमेंट बॉक्स में दीजिए। 7 सेकंड का टाइम आप लोग को दिया जाएगा, तो स्टार्ट करिए आप लोग जल्दी से। बस पूछा जा रहा है हीट ट्रांसफर आपके अकॉर्डिंग किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है, तो जल्दी जल्दी बताइए अपने आंसर कमेंट बॉक्स में। तो टाइम समाप्त होता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो क्या बात करता है हमारा कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, मतलब हीट का ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। वो कौन बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसलिए ये हमारा सही हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ थर्मल रेजिस्टेंस इंक्रीज, ध्यान रखिएगा, थर्मल रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है तो हीट ट्रांसफर रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। नंबर ए, इंक्रीज होगा। नंबर बी, डिक्रीज होगा। नंबर सी, रिमेन सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगी। नंबर डी, वो इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं उस चीज से। तो आपके टाइम स्टार्ट हो चुके हैं, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग होने वाला है। ठीक है, चीटिंग नहीं करने हैं, सारे आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं, दूसरे के आंसर नहीं देखने आप लोग को। तो आपके टाइम अभी समाप्त हो चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि डिक्रीज होता है कैसे, जब थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक कोई भी बैरियर आएगा तो हीट ट्रांसफर अपने आप कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, डिक्रीज होता है। हाइयर रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना हीट ट्रांसफर कम होता जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बात कर रहा है, थर्मल रेजिस्टेंस फॉर कंडक्शन थ्रू सिलेंडर। थर्मल रेजिस्टेंस बताना है जो कंडक्शन में होता है सिलेंडर के थ्रू। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, एल अपॉन के। नंबर बी, एल एन आर टू अपॉन आर वन अपॉन 2 पाई के एल। नंबर सी, R2 - R1 अपॉन के। नंबर डी, इनमें से नन, कोई नहीं है।
तो आपको बताना है कौन सा, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप ऑटोमेटिक लगा सकते हैं इसका आंसर, बहुत ही सिंपल है कंडक्शन का। ठीक है, अपने आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए, कौन सा आंसर इसका सही होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ln r2/r1/2πkl। यहाँ पे आपको दिया गया है कि डिवाइडेड फ्रॉम फोरियल फोरियल से अगर डिराइव करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, मैंने कितनी बार आपको कंडक्शन अगर पढ़ा होगा तो बेसिक चीज है वो, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या बात कर रहा है, विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर ए मीडियम। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आपको ध्यान से पढ़ना है। कौन सा हीट ट्रांसफर मोड है जो मीडियम मांगता है? नंबर ए कंडक्शन, नंबर बी कन्वेक्शन, नंबर सी रेडिएशन, नंबर डी बोथ ए एंड बी। आपको बताना है किस किस में हमारा मीडियम मांगा जाता है, मतलब मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो आपके टाइम स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आंसर कमेंट बॉक्स में देने का एक ही फायदा है कि एग्जाम में जैसा प्रेशर आप फील करेंगे सेम यहाँ करके जाएंगे, तो एग्जाम में आपको टेंशन नहीं होगा। ठीक है, पीडीएफ पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आज तक आपने कितने बुक्स पढ़े होंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला वो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका। ऑप्शन नंबर डी क्या बात कर रहा है कि ए एंड बी, मतलब कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में मीडियम की जरूरत होती है, जबकि रेडिएशन वैक्यूम में भी हो सकता है। देखो, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन नीड मटेरियल मीडियम, बल्कि रेडिएशन अकर इन वैक्यूम में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बात कर रहा है, नसल्ट नंबर रिप्रेजेंट, नसल्ट नंबर को कौन रिप्रेजेंट करता है सही से? नंबर ए रेशियो ऑफ कंडक्शन टू कन्वेक्शन, नंबर बी रेशियो ऑफ कन्वेक्शन टू कंडक्टिव हीट ट्रांसफर, नंबर सी डायमेंशनलेस टेम्परेचर, नंबर सी थर्मल कंडक्टिविटी रेशियो। तो आपको बताना, अगर आप फार्मूला आपको पता है नसल्ट नंबर का तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा सही है। तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। लाइक करने का दो ही फायदा है हमारा, एक तो हमें मोटिवेशन मिलता है, दूसरा दूसरे लोग को रिकमेंड होता है कि वीडियो लोग को पसंद आ रही है। ठीक है, और मेरा कोई फायदा उसमें नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, रेशियो ऑफ कन्वेक्टिव टू कंडक्टिव हीट ट्रांसफर, जो आपको मैंने पहले भी कितनी बार बढ़ाया है। इसका फार्मूला होता है HL/K। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात कर रहा है, लम्प्ड कैपेसिटेंस मेथड इज वैलिड व्हेन बायोट नंबर, मतलब बात कर रहा है कि लम्प्ड जो कैपेसिटेंस मेथड है वो कब वैलिड होता है, जब बायोट नंबर की वैल्यू क्या होती है। तो आपको बताना ऑप्शन नंबर ए क्या है, लेस देन 0.1, नंबर बी ग्रेटर देन 1, नंबर सी लेस देन 1, नंबर डी ग्रेटर देन 0.5। आपको जल्दी जल्दी बताना है। ये आपके मल्टीपल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट ऐसे पूछा गया, तो आप लोग को इसको बताना जरूरी है। ठीक है, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए कौन सा आपके हिसाब से सही हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 0.1। 0.1 जब होता है तो बॉयट नंबर क्या वैल्यू सेम इस समय आती है कि कैपेसिटेंस नंबर के लिए। ठीक, इसमें क्या बोला गया, जब लेस देन 1 होता है बायोट नंबर मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होता है, मतलब किसी मतलब बहुत कम होता है कंपेयर टू सरफेस। तो ये ध्यान रखना है क्यों ऐसा हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बात कर रहा है, फोरियल लॉ इज एप्लीकेबल टू। लग रहा होगा कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट मल्टीपल एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग को नेक्स्ट में आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर ए कंडक्शन में यूज होता है, नंबर ए कन्वेक्शन में यूज होता है, नंबर बी कंडक्शन में यूज होता है, नंबर सी रेडिएशन में यूज होता है, नंबर डी मास ट्रांसफर में यूज होता है। मैंने ऑप्शन इसीलिए फेरबदल किया है कि मोस्टली बच्चे पहला पढ़ते ही कंडक्शन समझते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले कन्वेक्शन डाला फिर कंडक्शन डाला। ठीक, तो आपको आंसर बताना है कौन सा इसमें से सही है, फोरियल लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। तो जो इसका सही आंसर होगा आप लोग को मोस्टली लोग को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी होने वाला हमारा। कंडक्शन में क्या होता है, Q = -KA dt/dx, या बहुत लोग dt/dl भी करते हैं, मतलब थिकनेस के बारे में बात हो रही है। तो ये फोरियल लॉ का फार्मूला होता है, जो आप लोग बेसिक जो अगर पढ़े होंगे तो पता है। ठीक है, जहां यहाँ पे लिखा फोरियल लॉ स्टेट दैट द हीट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द कंडक्शन। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे 8 क्या बात कर रहा है, Which insulation thickness minimize heat transfer per unit area। इनमें से कौन सा थिकनेस मतलब क्या होती है कि हमारा हीट ट्रांसफर जो होता है पर यूनिट एरिया वो मिनिमम हो जाता है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए क्या है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, नंबर बी मैक्सिमम थिकनेस, नंबर सी जीरो थिकनेस, नंबर डी इनफाइनाइट के बारे में बात कर रहा है।
व्हिच इंसुलेशन थिकनेस मिनिमाइज हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, तो अपने आंसर आप प्रोवाइड कीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग जितना जल्दी जल्दी प्रोवाइड करेंगे उतना जल्दी जो मीटर्स है आंसर सेलेक्ट करने का वो आप लोग का फायदेमंद में रहेगा। एनालाइज जिससे किया जाता है कि कौन कम टाइम में सबमिट किया है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा क्या बात कर रहा है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। जब क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन होता है तो उस समय मिनिमम हीट ट्रांसफर एरिया रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 9, ए फिन इफिशियंसी ऑफ 100% मीन्स। किसी फिन की इफिशियंसी 100% जब होती है उसका क्या मतलब होता है। नंबर ए इनफाइनाइट फिन लेंथ, नंबर बी हीट ट्रांसफर इक्वल हो जाता है आइडियल फिन के, नंबर सी टेम्परेचर यूनिफॉर्म अलोंग फिन, सब जगह टेम्परेचर समान होता है, नंबर डी बोथ बी एंड सी, मतलब हीट ट्रांसफर इक्वल टू आइडियल फिन्स और टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है हर जगह। आपको बताना है कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही लग रहा है आप लोग को, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। ये ऐसे सब क्वेश्चन है जो मल्टीपल एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। आप लोग को अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो इजीली कर पा रहे होंगे, बट जेन्युइन क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, मतलब जो हीट ट्रांसफर होता है वो आइडियल फिन के होता है बराबर, नंबर सी क्या होता है टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है हर जगह। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी एक सेकंड के लिए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लें। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए परफेक्ट इंसुलेटर इज, ये तो आपको बताना बनता ही बनता है, इसमें तो गलती एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कि थर्मल कंडक्टिविटी का होता है परफेक्ट इंसुलेटर का, मतलब जिसमें हीट ट्रांसफर ना होता हो। नंबर ए 0, नंबर बी 1, नंबर सी इनफाइनाइट, नंबर डी डिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, मतलब अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड करता हो। आप लोग को आंसर बताना है जल्दी जल्दी कि थर्मल कंडक्टिविटी मतलब के की वैल्यू क्या होती है इंसुलेटर के लिए। तो आपके टाइम समाप्त होते हैं अभी। इसका जो सही आंसर होने वाला होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको पता है 0 क्यों होगा, क्योंकि जब इंसुलेटर होता है उसमें हीट ट्रांसफर बिल्कुल मिनिमम ना के बराबर होता है, तो थर्मल कंडक्टिविटी 0 के समान होगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 11, द मेन रेजिस्टेंस टू हीट ट्रांसफर इन ए कंपोजिट वाल। जो कंपोजिट वाल होता है उसमें मेन रेजिस्टेंस क्या क्रिएट करता है हीट ट्रांसफर में। नंबर ए क्या बात कर रहा है, स्मॉल थर्मल कंडक्टिविटी लेयर, नंबर बी लार्ज थर्मल कंडक्टिविटी लेयर, नंबर सी आउटर सरफेस, नंबर डी इनर सरफेस। इन चारों में से कौन है जो मेन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है आपके कंपोजिट वाल में, आपको बताना है हीट ट्रांसफर करने में। तो आपके टाइम स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी जल्दी अपना आंसर प्रोवाइड कीजिए। आपको क्या लगता है इसमें कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए नंबर ए स्मॉल थर्मल कंडक्टिविटी लेयर, मतलब अगर स्मॉल थर्मल मतलब कम थर्मल कंडक्टिविटी होगी तो हीट ट्रांसफर कम होगा, सिंपल सा लॉजिक है, इसलिए ए नंबर अपना सही हो जाएगा। ठीक है, इधर एक्सप्लेनेशन में क्या दिया, लो थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल प्रोवाइड मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बात कर रहा है, हीट ट्रांसफर इन ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। ध्यान रखना ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन की बात कर रहा है, हीट ट्रांसफर उसमें कैसा होता है। नंबर ए क्या बात कर रहा है, लेस इफिशियंट होता है, कम इफिशियंट होता है, नंबर बी मोर इफिशियंट, नंबर सी इक्वल टू फिल्म वाइज, नंबर डी निग्लिजिबल ना के बराबर होता है। तो आपको बताना है कि ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में हीट ट्रांसफर क्या होता है। ठीक है, टाइम आपके स्टार्ट हो चुके हैं, आपको आंसर देना है। 7 सेकंड में आदत डालिए, अगर ऐसे आदत डाले रहेंगे तो एग्जाम में मैक्स टू मैक्स आप 5 सेकंड में कर ले जाएंगे, और ज्यादा ज्यादा लगेगा तो 7 में तो आप कर ही ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आप देंगे वो होगा बी मोर इफिशियंट। मोर इफिशियंट होता है किससे ध्यान रखना है, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन किससे ज्यादा होता है, यहाँ ध्यान रखिए। ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन एक्सपोज मोर सरफेस एरिया टू वेपर, मतलब ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है उसको कवर करने के लिए वेपर के साथ, इसलिए उसका हीट ट्रांसफर ज्यादा हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना है इससे फिल्म वाइज से वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 13 क्या बात कर रहा है, हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन अकर ड्यू टू, हीट ट्रांसफर किसके कारण होता है, ध्यान रखना कन्वेक्शन में। नंबर ए रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर बी बल्क मोशन ऑफ फ्लूइड, नंबर सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नंबर डी नन ऑफ दीज। इनमें से आपको बताना है किसके कारण कन्वेक्शन होता है हीट ट्रांसफर में। जल्दी जल्दी अपने आंसर प्रोवाइड कीजिए कमेंट बॉक्स में। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिए कि 2 ग्रुप आप लोग के लिए बनाए गए हैं, एक तो टेलीग्राम जो मेन ग्रुप है उसमें आपके मोस्टली बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं दोस्त लोग, आप लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं मैं समझ नहीं आ रहा। सारा नोटिफिकेशन वहां प्रोवाइड कर दिया जाता है,
वीडियो कब आ रही है, कौन सी वीडियो आई है, सारा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम अपना, आप लोग पता नहीं क्यों वहां नहीं आ रहे, मैं समझ नहीं आ रहा है। ओनली रील्स देखने में आप लोग कितना बिजी है मुझे समझ नहीं आता, ठीक है, जैसा भी आप लोग को लगता है। बट अगर वो ज्वाइन करेंगे तो आप लोग को फायदा होगा, मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया है। और कभी आप लोग को पता, मैं आप लोग के लिए गलत बातें नहीं करता हूँ, जो कहना होता क्लियर बोलता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग सही से, कौन सा होगा 30 नंबर का। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका क्या, बल्क मोशन ऑफ फ्लूइड। क्योंकि आपको पता है रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके कंडक्शन में होता है, तब बल्क मोशन ऑफ फ्लूइड ही आपका आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर। क्या आंसर बोलना चाह रहा है, कन्वेक्शन इन्वॉल्व फ्लूइड मूवमेंट आइदर नेचुरल और फोर्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बात कर रहा है, इन फोर्स्ड कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन की बात कर रहा, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट डिपेंड ऑन, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ए फ्लूइड वेलोसिटी पर, नंबर सी सरफेस ज्योमेट्री पर, नंबर सी फ्लूइड प्रॉपर्टीज पर, नंबर डी ऑल, इनमें तीनों में, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से फोर्स कन्वेक्शन किस किस पे डिपेंड करता है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोग से। आप लोग पीडीएफ पढ़ के ही आंसर देने की कोशिश ना करें घर पे बैठ के, उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मल्टीपल टाइम मैंने भी देखा, अदर बच्चे भी देखे हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या बात कर रहा है, फ्लूइड वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है कि कितनी वेलोसिटी है, ज्योमेट्री क्या है सरफेस की, और फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या है, ये तीनों बारे में बात करता है। क्योंकि हमारा रेनॉल्ड नंबर, फ्रेंडल नंबर एंड ज्योमेट्री इन्फ्लुएंस करती है कन्वेक्शन को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बात कर रहा है, ग्रे बॉडी इज डिफाइंड एज, ग्रे बॉडी का क्या प्रॉपर्टी पूछना चाह रहा है कि क्या प्रॉपर्टी होती है। नंबर ए क्या बात कर रहा है, इमिसिविटी इक्वल टू 1 होता है। नंबर बी क्या बात कर रहा है, एब्जॉर्बिविटी लेस देन 1 होता है। क्या कंडीशन है, कांस्टेंट विथ वेवलेंथ, मतलब लेमडा की बात कर रहा है। और नंबर सी क्या, रिफ्लेक्टिविटी 0 होती है। और नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं के बारे में बात की जा रही है। तो आपको बताना है ग्रे बॉडी के लिए आप जब रेडिएशन पढ़ते हैं तो ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि कोई पहाड़ से क्वेश्चन लाए जाएंगे आप लोग के लिए। सब बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे आंसर आपके सही आएंगे। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रे बॉडी के लिए उसकी एब्जॉर्बिविटी लेस देन 1 होती है, ठीक। पर ध्यान रखना कांस्टेंट विथ वेवलेंथ, ये ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है। यहाँ लिखा हो ग्रे बॉडी एब्जॉर्ब्ड कांस्टेंट फ्रैक्शन इन ऑल वेवलेंथ, सभी वेवलेंथ को मोस्टली वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बात कर रहा है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज अप्लीकेबल फॉर, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ किसके लिए अप्लाई होता है। नंबर ए कंडक्शन के लिए, नंबर बी कन्वेक्शन के लिए, नंबर सी रेडिएशन के लिए, नंबर डी इनमें से किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है जो रेडिएशन का सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट लॉ है वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वो किसके लिए अप्लाई किया जाता है, आप लोग को बताना है। इसमें से अपने आंसर जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिए, ताकि ट्रैकर जो हो वो आपके नाम के हिसाब से वो ट्रैक कर ले कौन कितना जल्दी आंसर और कितना सही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ काम करता है, जो पावर टी की पावर 4 के हिसाब से काम करता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है रेडिएशन हीट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे का एक्सप्रेशन जितना रिक्वायर्ड है आप लोग को जरूर दिया जा रहा है, सब कुछ आपको, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और एक दो बच्चे बोलते हैं सर वीडियो एकदम फ्रिक्वेंट लाइए, मतलब एक एक दिन पे ही लेके आइए। यार मटेरियल रेडी करना होता है, एक एक क्वेश्चन बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कहीं से रखा हुआ है मैं उठा के ले आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो 2 दिन पे, एक दिन पे जितना मिनिमम पॉसिबल मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी पिछले 2-3 दिन से मैं नहीं था अवेलेबल, इसलिए वीडियो नहीं आई थी, आप टेंशन मत लो। 2 to 1 डेज पे पक्का आपको वीडियो मिलती रहेगी, आपकी टेंशन नहीं। और कोई नई अपडेट रहेगी तो मैं कहीं भी रहूंगा, आपको अपडेट तो करता ही रहूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बात कर रहा है, थर्मल डिफ्यूजिविटी इज, मतलब थर्मल डिफ्यूजिविटी का फार्मूला पूछना चाह रहा है। ए के अपॉन रो सी पी, नंबर बी रो सी पी अपॉन के, नंबर सी क्या बता के इंटू रो सी पी, नंबर डी सी पी अपॉन रो। आपको बताना इनमें से कौन सा थर्मल डिफ्यूजिविटी का फार्मूला है जो आपके हिसाब से सही होना चाहिए। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिए। अपने आप से आप जेन्युइन रहेंगे तो एग्जाम में भी जेन्युइन रहेंगे, चीटिंग करेंगे कोई मतलब नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो अपने आंसर आप प्रोवाइड कीजिए। इसका जो सही आंसर होने वाला वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, के अपॉन रो सीपी की बात हो रही है। थर्मल डिफ्यूजिविटी मेजर द रेट ऑफ हीट प्रोपगेशन इन द मटेरियल, रेट ऑफ हीट बात करता है ये फार्मूला अपना।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, इन टर्बुलेंट फ्लो के बारे में बात हो रही है। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज जनरली क्या होता है? नंबर ए लोअर देन लेमिनार फ्लो, नंबर बी हाइयर देन लेमिनार फ्लो, नंबर सी सेम होता दोनों में, नंबर डी इंडिपेंडेंट होता, कोई मतलब नहीं है दोनों से। तो बताना है जो टर्बुलेंट फ्लो होता है उसमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है। ये तीनों के कंपेयर करना है आपको, बताना है किसमें ज्यादा सही होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है आप लोग के हिसाब से। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइयर देन लेमिनार। आपको पता है जब लेमिनार फ्लो होता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ने से टर्बुलेंस क्रिएट होता है जिससे हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है। देखो जैसे टर्बुलेंस इंक्रीज द मिक्सिंग इनहेंस कन्वेक्शन, मतलब जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी आपस में मिक्सिंग होगा तो हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है कन्वेक्शन के थ्रू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बात कर रहा है, इमिसिबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज। परफेक्ट ब्लैक बॉडी की इमिसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि उसकी वैल्यू क्या होती है। नंबर ए 0, नंबर बी 0.5, नंबर सी 1, नंबर डी डिपेंडेंट ऑफ द सरफेस। ठीक है, आपको बताना है कि इमिसिबिलिटी क्या होती है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए। ध्यान रखना है ग्रे बॉडी के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिए कि क्या है आपके हिसाब से सही हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग का टाइम अब खत्म होता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होता है 1। इमिसिबिलिटी आपको पता है कि ब्लैक बॉडी के लिए 1 होती है। ठीक है, ए ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्ड एंड इमिट ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब जितनी रेडिएशन आती है सबको एब्जॉर्ब कर लेती है और सारे को बाद में इमिट भी कर देती है ब्लैक बॉडी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके बारे में क्या बात कर रहा है, इन बॉइलिंग हीट ट्रांसफर, बॉइलिंग के बारे में बात कर रहा है। न्यूक्लिएट बॉइलिंग गिव्स, न्यूक्लिएट बॉइलिंग क्या देता है आपको। नंबर ए लो हीट फ्लक्स, नंबर बी वेरी हाई हीट फ्लक्स, नंबर सी जीरो हीट फ्लक्स, नंबर डी बात कर रहा है निगेटिव हीट फ्लक्स। तो आपको बताना है कि बॉइलिंग हीट ट्रांसफर में न्यूक्लिएट बॉइलिंग क्या देता है आपको। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आपको लग रहा है वो आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी हाई हीट फ्लक्स के बारे में बात करता है न्यूक्लिएट बॉइलिंग, क्योंकि उस समय बबल फॉर्मेशन हो जाता है जो हीट ट्रांसफर को बढ़ा देता है। न्यूक्लिएट बॉइलिंग में बबल फॉर्मेशन होता है, बबल फॉर्मेशन होने से हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बात कर रहा है, रेडिएटिव हीट एक्सचेंज। ध्यान रखना है रेडिएटिव की बात कर रहा है, हीट एक्सचेंज बिटवीन टू कंसेंट्रिक शेप जो होता है स्फीयर के बारे में बात हो रही है। इनर रेडियस जिसका R1 दिया है और आउटर रेडियस R2 दिया है, इज प्रोपोर्शनल टू बात कर रहा है। ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ना है कि रेडिएटिव हीट एक्सचेंजर के बारे में बात कर रहा है, जो हीट एक्सचेंज होता है बिटवीन टू कंसेंट्रिक्स बात कर रहा है। टू कंसेंट्रिक के बारे में बात कर रहा है, स्फीयर गोले के बारे में। तो किसके प्रोपोर्शनल होता है वो बताना है आपको। नंबर ए 1/R1, नंबर बी 1/R2, नंबर सी 1/1 प्लस R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर एंड 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 2 माइनस 1। डी क्या बात कर रहा है 1/R1 का स्क्वायर। अगर आपने एक बार भी इसका फॉर्मूला निकाला रहा होगा अपने एग्जाम टाइम में तो आप इसको देखते ही लगा लेंगे, क्योंकि आंसर आपको एग्जैक्ट दिखेगा, और नहीं किए होंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी आपका, जो ये फार्मूला आता है वो उसी के इक्वल आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, नंबर 22, इन स्टडी स्टेट कंडक्शन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, स्टडी स्टेट कंडक्शन के बारे में बात कर रहा है। नंबर क्या है, टेम्परेचर चेंज विथ टाइम, नंबर बी हीट स्टोरेज अकर, नंबर सी क्या बोला टेम्परेचर डज नॉट चेंज विथ टाइम, नंबर डी हीट फ्लो स्टॉप। स्टडी स्टेट जो हमारा कंडक्शन है उसके बारे में बात करें, इनमें से कौन से ऑप्शन आपके हिसाब से सही हो सकते हैं। ABCD में से आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और क्वेश्चन नंबर के बाद ही अपने आंसर लिखा करिए, डायरेक्ट ABC मत लिखा करिए, नहीं तो कंफ्यूजन होता है ट्रैकर को। क्वेश्चन नंबर पहले डाला करिए, उसके सामने ABC जो भी आपको लगता है वो उधर पुट कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी आपके हिसाब से, टेम्परेचर डज नॉट चेंज विथ टाइम। मतलब स्टडी स्टेट की बारे में बात करना कि जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, तो चेंज नहीं हो रहा। तो क्या बात कर रहा है उधर, इन स्टडी स्टेट हीट इंटर इक्वल टू हीट लीव, मतलब जितना हीट आ रहा है उतना ही जा रहा है। सो नो चेंज विथ टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्या बात कर रहा है, रेडिएशन शील्ड रिड्यूस हीट ट्रांसफर बाई, मतलब रेडिएशन में जो शील्ड काम करता है वो हीट ट्रांसफर को रिड्यूस करता है किसके कारण। नंबर ए एब्जॉर्बिंग रेडिएशन, नंबर बी रिफ्लेक्टिंग रेडिएशन, नंबर सी बोथ ए एंड बी, और नंबर डी कंडक्शन के थ्रू।
आपको जल्दी जल्दी बताना है कि रेडिएशन शील्ड जो रिड्यूस करता है हीट ट्रांसफर किसके द्वारा करता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, उसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्टिंग रेडिएशन। वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है जिससे हीट ट्रांसफर रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दिया हुआ है जो शाइनी शील्ड होता है रिड्यूस करता है इफेक्टिव इमिसिविटी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। थोड़ा सा पेन पेपर लेके बैठा करिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो इसमें से बेसिक 2-3 न्यूमेरिकल होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ए वॉल जिसकी थिकनेस है 0.3 एम मीटर, ठीक है, विथ थर्मल कंडक्टिविटी 0.6 वाट पर मीटर केल्विन, और उसके टेम्परेचर डिफरेंस दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड अक्रॉस इट। हीट फ्लक्स के बारे में बात कर रहा है, आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, Q = KA dt/dx फार्मूला होता है। आप लोग को इसी फार्मूले को लगा के, इसलिए पेन पेपर आप लोग को रखना जरूरी होता है जो एग्जाम में आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर है 80 वाट पर मीटर स्क्वायर। जिन लोगों ने आंसर लगा दिया अच्छी बात है, नहीं तो रूम में आराम से बैठ के इसको बाद में सॉल्व कर लीजिएगा कि कैसे आंसर आएगा। मैं आपको डिटेल भी दे देता हूँ क्योंकि आपको फार्मूला पता है, Q = KA dt/dx। आपको K की वैल्यू पता है, डेल्टा T दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, तो आपका आंसर 80 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बात कर रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर जनरली। गैस की टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो बताना है आपको। नंबर ए डिक्रीज होता है, नंबर बी इंक्रीज होता है, नंबर सी रिमेन कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं होती है, नंबर डी फर्स्ट इंक्रीज होता है देन डिक्रीज होता है। आप लोग को बताना है, ये मल्टीपल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे IOCL हो, BPCL हो, चाहे इसरो हो, चाहे DRDO, सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है कि गैस की थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है कि जब हम टेम्परेचर देंगे तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो हीट ट्रांसफर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जो यहाँ दिया गया होगा कि हाइयर मॉलिक्यूल मोशन एट हाइयर टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ जाती है जिससे हीट ट्रांसफर गैस का बढ़ जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बात कर रहा है, फॉर लेमिनार फ्लो इन ए पाइप, लेमिनार फ्लो की बात कर रहा है। नसल्ट नंबर ये अप्रोक्सीमेटली, नसल्ट नंबर कितना होता है जब लेमिनार फ्लो होता है पाइप में, ठीक है। नंबर ए बात कर रहा है 0 होता है, नंबर बी 1 होता है, नंबर सी 3.66 होता है, नंबर डी 1200 होता है, ठीक है। आपको बताना है नसल्ट नंबर की वैल्यू क्या होती है जब लेमिनार फ्लो होता है पाइप में, ठीक है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिए कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है। जिसने इसका डेरिवेशन देखा होगा वही इसका आंसर लगा सकता है नॉर्मली, या तो जिसने रट्टा मारा होगा वही। ऐसे नॉर्मली थिंकिंग करके ये नहीं लगाया जा सकता। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.66 आंसर इसका होगा एक्चुअल में, ठीक है। क्योंकि जो कांस्टेंट वॉल होता है उसमें टेम्परेचर केस गिवन होता है 3.66 नसल्ट नंबर के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेन पेपर फिर से रखिए अपने पास, एक क्वेश्चन और है आप लोग के लिए। नंबर 27 क्या बात कर रहा है, ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.1 मीटर हैज सरफेस एट 500 केल्विन, टेम्परेचर दिया है, सराउंडिंग एट 300 केल्विन दिया है, इमिसिविटी दिया है 0.8, रेडिएशन हीट लॉस निकालना है आपको, सिग्मा की वैल्यू दी है 5.67 10⁻⁸। आप लोग को जल्दी जल्दी इसका आंसर देना है कि क्या होगा रेडिएशन हीट लॉस के बारे में। एकदम बेसिक फार्मूला है, अगर आपने पहले कभी किया होगा तो बिल्कुल आप कर लेंगे, नहीं किया होगा तो मुश्किल है आप लोग के लिए कर पाना, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा, ठीक है। मैं आंसर अभी बता देता हूँ, आप लोग रूम पे बैठ के आराम से कर लीजिएगा। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं और जो लोग कर रहे हैं वो अपने आंसर प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही होने वाला है बी होगा 91 वाट। कैसे आ रहा है आप लोग का मैं बता देता हूँ। हमें फार्मूला पता है, Q = होता है एप्सिलॉन सिग्मा T⁴, आप लोग को पता हुआ फार्मूला रेडिएशन में, ठीक है। वही लिखा है एप्सिलॉन सिग्मा 8 T⁴ - T⁴, मतलब दोनों में डिफरेंस बात कर रहा है। तो आप वैल्यू बस इधर पुट करते जाएंगे, क्योंकि हमारा स्फीयर है तो 4πr² वैल्यू लग जाएगी और दोनों टेम्परेचर डिफरेंस, इससे आ जाएगा 91 वाट आपका, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बात कर रहा है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर रेट इज प्रोपोर्शनल टू, रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है आपके बारे में इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो नंबर ए डायरेक्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, नंबर बी टेम्परेचर के स्क्वायर के, नंबर सी टेम्परेचर के पावर 3 के,
नंबर डी टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। आप लोग को बताना है कि रेडिएशन जो हीट ट्रांसफर रेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ये पूछा गया है। तो ये बेसिक आपको सबसे पता, अगर आपने न्यूमेरिकल पहले से आप सॉल्व करके आया तो ये तो पक्का आप कर ही लेंगे। तो जो इसका सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या बात कर रहा है, टी की पावर 4 क्यू इक्वल टू टी की पावर 4, या प्रोपोर्शनल कर लीजिए। ये आपका फार्मूला होता है रेडिएशन में, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो हमारा है ई इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा ए इंटू टी की पावर 4 होता है फार्मूला, उसके हिसाब से ये पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बात कर रहा है, थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीज्ड व्हेन, ध्यान रखना है थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीज होता है व्हेन, कब, जब ए फ्लूइड थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज, नंबर बी रेनॉल्ड्स नंबर इंक्रीज, नंबर सी डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज इंक्रीज्ड, नंबर डी प्रेंडल नंबर डिक्रीज। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही हो सकता है। बिल्कुल न्यू ब्रांड क्वेश्चन है, आप लोग को बिल्कुल कहीं देखने को ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सब कुछ एक एक क्वेश्चन खुद से पिकअप किए हुए हैं, तो एकदम ध्यान से क्वेश्चन लगाए, ऐसे ही न्यू क्वेश्चन वहां आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में रखिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज इंक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर सी डिस्टेंस हो गया, क्यों हो गया आपका, बाउंड्री लेयर ग्रो अलोंग विथ डिस्टेंस, फ्लो डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से बाउंड्री लेयर इंक्रीज होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बात कर रहा है, हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस इज रेशियो ऑफ, हीट एक्सचेंजर का इफेक्टिवनेस जो बात करता है वो किसका रेशियो आप लोग को बताना है। नंबर ए बात कर रहा है एक्चुअल हीट ट्रांसफर डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर, नंबर बी मैक्सिमम अपॉन मिनिमम, नंबर सी कैपेसिटी रेशियो, नंबर डी एलएमटीडी रेशियो। आपको बताना है कि जो हमारा हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस है किसका रेशियो है, मतलब फार्मूला वन टाइप का आपको बताना है, ठीक है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करके जाइए, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबा लीजिए। आपको केमिकल के रिगार्डिंग कोई भी चीज परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इन फ्यूचर मुश्किल से 1-2 महीने के अंदर आप लोग के लिए इतनी सरप्राइज है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कितनी सरप्राइज आप लोग के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या होगा। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, एक्चुअल हीट ट्रांसफर डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर होता है हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस के बारे में। क्यों होता है, इफेक्टिवनेस जो दिखाता है इफिशियंसी ऑफ हीट एक्सचेंजर की, जो हीट एक्सचेंजर कितने इफिशियंसी से काम कर रहा है, ठीक है, वो बताता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्या बात कर रहा है, द यूनिट ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज, आपको बताना है कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की क्या यूनिट होती है। नंबर ए वाट पर मीटर स्क्वायर, नंबर बी वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, नंबर सी वाट पर मीटर केल्विन, नंबर डी जूल पर केजी इंटू केल्विन। आपको बताना है, ध्यान रखना है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की पूछ रहा है, मतलब एच की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। आप जल्दी जल्दी अपना आंसर प्रोवाइड कीजिए, ये सब तो आपके एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि इसके आंसर क्या होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। क्यों होगा, क्यू इक्वल टू एच ए डेल्टा टी हमारा होता है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू अपॉन ए डेल्टा टी हमारा हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो गई वाट, इसकी वैल्यू हो गई मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई केल्विन, तो आ गया क्या हमारा वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्या बात कर रहा है, हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स डिपेंड ऑन, मतलब अगर हीट ट्रांसफर रेडिएशन के थ्रू हो रहा है दो पैरेलल प्लेट के बीच में तो किस पे डिपेंड करेगा। नंबर ए टेम्परेचर डिफरेंस पे, नंबर बी इमिसिविटी ऑफ सरफेस, नंबर सी ज्योमेट्री ऑफ फैक्टर, नंबर डी इनमें से सभी पर। तो आपको बताना है कि दो पैरेलल प्लेट के बीच हीट ट्रांसफर जब होता है रेडिएशन के थ्रू तो किस पे डिपेंड करता है। अपने आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप प्रोवाइड कीजिए कि किसमें आपका सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बात करेगा कि वो टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है, इमिसिविटी ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है, और ज्योमेट्री फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि इधर लिखा हुआ रेडिएशन जो होता है हमारा एक्सचेंज गवर्न बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इमिसिविटी और व्यू फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, तीनों पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है हमारा, प्रेंडल नंबर इज द रेशियो ऑफ, प्रेंडल नंबर का फार्मूला पूछ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन सेम एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप लोग एग्जाम जब दीजिएगा तो देखिएगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी, नंबर बी थर्मल डिफ्यूजिविटी टू मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, नंबर सी
हीट फ्लक्स टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग अपने आंसर प्रोवाइड कीजिए। और हाँ, दोनों के जो लिंक की बात है, आप टेलीग्राम पे जाएंगे, ओनली केमिकल पीडिया सर्च करेंगे, वहां भी केमिकल पीडिया का ग्रुप मिल जाएगा। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में तो उसका लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों आप लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है प्रेंटल नंबर का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी। इसका फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रेंटल नंबर इक्वल टू म्यू अपॉन अल्फा, या इसको बोल सकते हैं म्यू इंटू सीपी अपॉन के। ठीक है, ये फार्मूला आपका होता है जो आप इसमें से पढ़ सकते हैं, बेसिक डिटेल्स दिया हुआ है आप लोग के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्या बात कर रहा है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन कंडेंसेशन इज जनरली, कंडेंसेशन में हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात कर रहा है, इज हाइयर देन इन कन्वेक्शन, लोअर देन इन कन्वेक्शन, ठीक है, इक्वल टू कन्वेक्शन, या निग्लिजिबल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बताना कंडेंसेशन में हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइयर देन इन कन्वेक्शन, मतलब कन्वेक्शन से ज्यादा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है हमारा कंडेंसेशन में। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है क्योंकि इसमें फेज चेंज होता है, फेज चेंज होने से हमारा हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हुआ जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन ना दिया गया हो, आपके आंसर पूरे क्लियर होंगे कि क्यों इसका आंसर ये हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बात कर रहा है, इन फ्री कन्वेक्शन द फ्लूइड मोशन इज कॉज्ड बाय, फ्री कन्वेक्शन में फ्लूइड मोशन के मूवमेंट होने का कारण क्या है वो बताना है। नंबर ए, एक्सटर्नल पंप लगा होता है, नंबर बी, फैन और ब्लोअर लगा होता है, नंबर सी, डेंसिटी डिफरेंस होती है ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण, नंबर डी, मैग्नेटिक फील्ड लगा होता है उसके कारण हमारा फ्री कन्वेक्शन होता है। आपको बताना है कन्वेक्शन में फ्री कन्वेक्शन क्यों होता है। ये चार ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से जल्दी बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। आपके टाइम स्टार्ट हो गए, जल्दी जल्दी अपने आंसर प्रोवाइड कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या बात कर रहा है कि डेंसिटी डिफरेंस ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डेंसिटी कम होती है तो मॉलिक्यूल्स ऊपर आते हैं। आंसर में क्या आपको दिया गया है, हीटेड फ्लूइड बिकम लाइटर एंड राइज, मतलब जैसे हीट करते हैं वो हल्के होते हैं और ऊपर बढ़ते हैं, क्रिएटिंग सर्कुलेशन, जिससे सर्कुलेशन बढ़ता रहता है और उधर कन्वेक्शन होते रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। इन कंडक्शन शेप फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, कंडक्शन में शेप फैक्टर और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ सरफेस, नंबर बी, थर्मल कंडक्टिविटी, नंबर सी, डिस्टेंस, नंबर डी इनमें से सभी पे। आपको बताना है शेप फैक्टर एंड रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, कंडक्शन में, ध्यान रखना कंडक्शन के लिए पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, तो जल्दी जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही होगा, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिए जल्दी जल्दी। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये शेप और ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, और डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना इसमें लॉसेज होंगे, तो डिस्टेंस भी डिपेंड करता है। तो अपने क्या है, शेप फैक्टर अकाउंट्स फॉर द कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री इन कंडक्शन, ज्योमेट्री पे भी बात करता है, ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 पे, 37 नंबर पे बात करें, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन नेचुरल कन्वेक्शन इज जनरली, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो नेचुरल कन्वेक्शन में होता क्या होता है, हाइयर देन फोर्स कन्वेक्शन, लोअर देन फोर्स कन्वेक्शन, सेम एज फोर्स कन्वेक्शन, नंबर डी, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लो। आपको बताना हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो होता है नेचुरल कन्वेक्शन में उसका क्या होता है, क्या हाइयर होता है, लोअर होता है, या सेम होता है, आपको बताना है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो वीडियो में मैं हीट ट्रांसफर में आपको नहीं पढ़ाया हूँ कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में। तो आप लोग अगर वीडियो सिंसियरली देखे हुए नोट्स बनाए हैं तो आप लोग के लिए इजी है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोअर देन फोर्स कन्वेक्शन, क्योंकि आपको पता है फोर्स कन्वेक्शन में एक्सटर्नल हम चीजें यूज करते हैं जिससे मिक्सिंग बढ़ जाती है और हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है। तो इसमें तो नेचुरल के बारे में बात कर रहा तो हीट ट्रांसफर ऑटोमेटिक कम रहेगा फोर्स कन्वेक्शन से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बात कर रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। रेडिएशन हीट ट्रांसफर बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग, रेडिएशन में हीट ट्रांसफर जो होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट में उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसके थ्रू। नंबर ए, किरचॉफ लॉ, नंबर बी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ विथ व्यू फैक्टर, नंबर सी, फोरियर लॉ, नंबर डी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। चारों चैप्टर के एक एक फार्मूले उसने रख दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। रेडिएशन हीट ट्रांसफर बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं।
रेडिएशन के नाम से आप मैक्सिमम चीज क्लियर कर लिए होंगे। तो इसका जो सही आंसर होने वाला होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ विद व्यू फैक्टर। आपको आंसर दिया गया व्यू फैक्टर अकाउंट फॉर ज्योमेट्री ऑफ बिटवीन सरफेस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर पे, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन इन ए वॉल इज प्रोपोर्शनल टू। जो हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन में वो भी वॉल के थ्रू, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है आप लोगों को बताना है। नंबर ए एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थिकनेस, नंबर बी थिकनेस इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, नंबर सी टेम्परेचर डिफरेंस का स्क्वायर के, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको चैप्टर का पहला फोरियर लॉ अगर पता होगा तो आप बता सकते हैं किसके लिए ये यूज होता है और उसका फॉर्मूला क्या है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर प्रोवाइड कीजिए कि 39 का आंसर क्या है आपके हिसाब से। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको पता है Q इक्वल टू के ए डेल्टा टी और थिकनेस का होता है। तो आपको यहाँ पता हो जाएगा क्या होगा, एरिया यहाँ हो गया आपका, थिकनेस इधर, टेम्परेचर डिफरेंस इधर हो गया और थिकनेस डिवाइड में आ गया। तो आंसर नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिया फोरियर लॉ के अकॉर्डिंग। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बात कर रहा है, मंजिल की तरफ आप लोग पहुंचने वाले हैं। अगर मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, एक बार में पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिना गला बैठे या कुछ, तो आप लोग एक बार में पूरा वीडियो देखने की भी कैपेसिटी धीरे धीरे डेवलप कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको 1.5 घंटा बैठना है एक ही साथ में, ऐसा तो है नहीं उठेंगे बार बार मोबाइल छोड़ के आप लोग उधर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, फिन्स, फिन्स के बारे में बात कर रहा है। आर यूज टू, फिन्स क्यों यूज किया जाता है, रिड्यूस हीट लॉस के लिए, इंक्रीज हीट ट्रांसफर एरिया, नंबर सी रिड्यूस कन्वेक्शन कोफिशिएंट, नंबर डी इंक्रीज थिकनेस। चारों में से कौन सा है, जो लोग हीट ट्रांसफर पढ़े हुए हैं या अपना हीट एक्सचेंजर पढ़े हुए हैं सभी में ये चीज यूज होता है। तो आपको बताना है फिन क्यों यूज किया जाता है। आपके टाइम में ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं तो जल्दी आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका, इंक्रीज हीट ट्रांसफर एरिया। क्योंकि आपको पता है फिन प्रोवाइड करता है हीट ट्रांसफर एरिया। क्यों प्रोवाइड करता है आपको पता है कि फिन इंक्रीज करता है एरिया, जिससे कन्वेक्शन या हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है। ठीक है, और हर जगह हीट ट्रांसफर भी सर्कुलेट हो जाता है, मतलब इक्वल रहता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, बस 9 क्वेश्चन और आपके लिए बचे रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान रखना नॉट ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बताना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बट बच्चे यहाँ नॉट में क्यों दिया हूं कि बच्चे जैसे पढ़ेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है नॉट भूल जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से नंबर ए क्या है, कंडक्शन, नंबर बी कन्वेक्शन, नंबर सी रेडिएशन, नंबर डी रिफ्लेक्शन। इनमें से कौन सा है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर नहीं है, आप लोग को बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए और कोई भी क्वेरी आप लोग के लिए रहा करे तो कमेंट बॉक्स में आप पिन जरूर कर दिया करें। मैं आप लोग को पता है कि जल्दी जल्दी रिप्लाई देता हूं आप लोग को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। डी क्या बात कर रहा है, रिफ्लेक्शन। ये तो रिफ्लेक्शन दूसरे ही चैप्टर का है, हमारे इसका है नहीं। रिफ्लेक्शन इज अ वेव फिनोमेना, वो वेव का फिनोमेना होता है ना कि हीट ट्रांसफर का। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, 42 नंबर। फॉर ब्लैक बॉडी एब्जॉर्बिटी इज, ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्बिटी क्या होती है, नंबर ए 0, नंबर बी 0.5, नंबर सी 1, नंबर डी डिपेंड्स करता है, वो अलग अलग ब्लैक बॉडी पे बोल रहा है। तो आपको जल्दी जल्दी बताना है कि 42 नंबर क्वेश्चन जो है ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्बिटी क्या होती है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप आंसर बता सकते हैं। हीट ट्रांसफर में जो हमारा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वह इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे हार्ड आप लोग से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप टेंशन मत लेना, कोई डेरिवेशन नहीं कराने वाले हैं उधर आप लोग से। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्बिटी 100% होती है। क्योंकि आप लोग को पता है कि ब्लैक बॉडी जितना एब्जॉर्ब करती है वो ऑल इंसिडेंट, मतलब जितना रेडिएशन आता है सभी को एब्जॉर्ब कर लेती है और बाद में सभी को रिफ्लेक्ट भी कर देती है। ठीक है, तो यहाँ एब्जॉर्बिटी की बात हो रही तो पूरा एब्जॉर्ब करती है। नंबर 43 क्या बात कर रहा है, ए पॉलिश्ड सरफेस है, कोई भी सरफेस है उसे अगर पॉलिश किया गया है तो उसका क्या होगा, हाई इमिसिविटी, लो इमिसिविटी, इमिसिविटी इक्वल टू 1 या सेम एज ब्लैक बॉडी, या ब्लैक बॉडी के हिसाब से सभी बराबर, मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो आपको बताना है पॉलिश्ड सरफेस के बारे में, उसकी इमिसिविटी क्या होने वाली है, हाई है, लो है, इक्वल टू 1 है, कौन सा होगा आपके हिसाब से। आप आंसर लगाइए, जल्दी जल्दी आप आंसर दीजिए क्या होगा आपके हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी इसका होने वाला लो इमिसिविटी। क्यों लो इमिसिविटी होने वाला है कि पॉलिश्ड जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्ट करता है रेडिएशन, जिससे क्या होता है इमिसिविटी हमारी कम हो जाती है। ठीक है, सारी एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिया गया तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल। बस एक बार आप लोग अपना चेक करिए कि हम किस पानी में, कितनी कैपेसिटी हमारी, कितने क्वेश्चन हम नए नए क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। नंबर 44 क्या बात कर रहा है, विच मटेरियल हैज लोवेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, किस मटेरियल के पास सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी है, नंबर ए एयर,
नंबर बी कॉपर, नंबर सी वाटर, नंबर डी एल्यूमिनियम। आपको अगर ध्यान होगा सीरीज मैंने बताई थी आप लोग को कि सॉलिड, लिक्विड, गैस किसका किसका कितना कम या ज्यादा होता है, तो आप यहाँ बता पाएंगे। तो आप जल्दी बताइए कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है इन चारों में कि सबसे ज्यादा कम किसकी है, ठीक है, ना कि ज्यादा बताना है। तो इसमें सबसे ज्यादा कम नंबर ए हो सकता है, एयर। एयर की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम होगी क्योंकि एयर इज ए पूर कंडक्टर हो जो होता है हमारा, इसलिए वो इंसुलेटर के रूप में काम करता है। क्योंकि एयर में हीट ट्रांसफर सबसे कम होते हैं तो इसलिए इंसुलेटर की तरह काम किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं आप लोग के लिए। अगर आप यहाँ तक पेशेंस बना कर रख लिए हैं तो 99% गारंटी मैं देता हूं कि आप एग्जाम में कुछ फोड़ने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि जो बच्चा इतना सिंसियर है, इतने क्वेश्चन कर रहा है, सबको आंसर भी दे रहा है, तो उससे और कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो पक्का सिलेक्शन के लिए एलिजिबल है। तो बढ़ते हैं 45 की तरफ। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज जनरली, किसी मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? ए लो, नंबर बी हाई, नंबर सी जीरो, नंबर डी निगेटिव। थर्मल कंडक्टिविटी बताना है मेटल की क्या होती है, हाई, लो, जीरो या निग्लिजिबल होता है या निगेटिव होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे ही न्यू न्यू देखने को मिलेंगे। कुछ पुराने आपका ओपी गुप्ता या राम प्रसाद का जमाना चला गया है, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां कीजिए, उससे टॉपिक आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाले हैं कि जो मेटल्स होते हैं उसमें हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है क्योंकि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ये सब चीजें हमारी होती हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें मेटल्स में, जिससे कंडक्शन बढ़ जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ये सब चीजें होती हैं उसके अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बात कर रहा है? व्हिच डायमेंशनल लेस नंबर रिलेट्स बायोंसी फोर्स टू विस्कस फोर्स। मतलब एक फार्मूला दिया हुआ है, डायरेक्टली उसका आंसर दिया है, फार्मूला आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फार्मूला हो सकता है। नंबर ए रेनॉल्ड्स नंबर, नंबर बी गिरशॉफ नंबर, नंबर सी नसल्ट नंबर, नंबर डी पैकलेट नंबर। आपको बताना है कि बायोंसी फोर्स डिवाइड बाय विस्कस फोर्स किसका फार्मूला होता है। आप जिससे जल्दी जानेंगे उतना जल्दी आप लोग के लिए सही रहेगा। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग, कौन सा सही है आप लोग के हिसाब से। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी गिरशॉफ नंबर, क्योंकि गिरशॉफ नंबर बात करता है फार्मूला ये विस्कस फोर्स अपॉन बायोंसी फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 क्या बात करा? द रेडिएशन इमिटेड बाय ए सरफेस डिपेंड ऑन, मतलब कोई भी सरफेस से जो रेडिएशन इमिट कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ए सरफेस टेम्परेचर पे, नंबर बी बात करेगा इमिसिविटी पे, नंबर सी बात करेगा नेचर ऑफ सरफेस पे, नंबर डी बात करेगा ऑल ऑफ दीज पे। इनमें से बताना है आपको कौन सा आंसर सही है चारों में से, कि जब रेडिएशन होता है इमिट किसी सरफेस से वो किस पे डिपेंड करता है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो सरफेस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, इमिसिविटी पे भी डिपेंड करता है और नेचर ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि कैसे होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, बस आप पहुंचने वाले फाइनल की तरफ। इन हीट एक्सचेंजर लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस मींस एलएमटीडी के बारे में बात कर रहा है। इज यूज्ड बिकॉज, मतलब हीट एक्सचेंजर में एलएमटीडी क्यों यूज करते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। नंबर 8 टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट अलोंग लेंथ, लेंथ के साथ टेम्परेचर हमारा सेम नहीं रहता, चेंज होता रहता है। नंबर बी इजी टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करने में इजी होता है। नंबर सी हीट कैपेसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट रहती है। फॉर रेडिएशन के लिए बात कर रहा है, तो आपको बताना है एलएमटीडी क्यों यूज करते हैं हम हीट एक्सचेंजर में। चारों ऑप्शन आप लोग के सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट अलोंग लेंथ, क्योंकि एलएमटीडी यूज ही उसी के लिए किया जाता है। एलएमटीडी अकाउंट्स फॉर वेरिंग टेम्परेचर डिफरेंस अलोंग फ्लो, मतलब जहां टेम्परेचर डिफरेंस फ्लो के साथ बदलता रहता है उसके लिए हम एलएमटीडी यूज करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। कंडक्शन इज प्रीडोमिनेंट इन, कंडक्शन किसमें सबसे ज्यादा होता है ये बताना है आप लोग को। नंबर ए सॉलिड, नंबर बी लिक्विड, नंबर सी गैस, नंबर डी रेडिएशन। ध्यान रखना है प्रीडोमिनेंट बोला मतलब सबसे ज्यादा किसमें होता है। ठीक है, तो आप लोग को जल्दी से इससे आंसर बताना है कि कंडक्शन में सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या रेडिएशन में। जल्दी अपने आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे दिया। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को पता है सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। क्यों क्यों होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि कंडक्शन जो सॉलिड में ही सबसे ज्यादा क्यों होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ मैं आंसर दे दिया हूँ, सॉलिड ट्रांसफर मेनली वाया मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट।
इसके कारण ज्यादा होता है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, क्वेश्चन नंबर 50 जिसके सीरीज की बात की गई है। इन फोरियर लॉ द निगेटिव साइन इंडिकेट, फोरियर लॉ में जो फार्मूला होता है निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ए, हीट इज क्रिएटेड इनसाइड द मीडियम। नंबर बी, हीट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। नंबर सी, हीट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नंबर डी, हीट फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना, आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होना चाहिए। बहुत जगह क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत जगह अलग अलग आंसर भी दिए गए हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताइए। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हीट फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आपका आंसर भी दिया गया है कि हीट फ्लक्स एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट का प्रोपोर्शनल होता है, इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। ठीक है, तो ये तो हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोग को इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जो इतना देख लिया है, पेशेंस बना के रखा, सारे आंसर दिया है। जो सबसे ज्यादा आंसर देगा नेक्स्ट वीडियो में उसका फोटो तो आना ही आना है, जो वो तो रूल अपना ब्रेक नहीं होने वाला है। आप लोग सही से जेन्युइन होकर इसका आंसर दिया करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे का भी भला हो। इतनी वैकेंसी आई है 269, मतलब टोटल 381 वैकेंसी, कम नहीं है। ऑफिसर ग्रेड के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे आप लोग पे पूरा भरोसा है। तो चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग के लिए फायदा होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शायद कल या परसों आपके लिए वीडियो अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।